आज हम समाज को समझेंगे। समाजशास्त्र जो है समाज का अध्ययन है, क्रमबद्ध अध्ययन है, व्यवस्थित अध्ययन है। ठीक है। तो समाजशास्त्र को का अर्थ समझने से पहले हम समाज को समझेंगे। तो समाज क्या है? एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बना एक वृहद समूह है। ठीक है, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, मतलब समाज जो है एक व्यक्ति से नहीं बना है, एक से अधिक लोगों से मिलकर बना है। ठीक है। और वैसे ही जो समुदाय हैं वो अधिक लोगों से मिलकर बनता है, और समुदायों का जो वो होता है, सभी समुदाय मिलकर एक समूह बनाते हैं, वह क्या होता है? समाज होता है। और सभी व्यक्ति क्या करते हैं? मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है। उसके अंतर्गत क्या आता है? मानवीय क्रियाकलाप क्या होते हैं? तो आचरण होता है। ठीक है, कि सभी व्यक्ति का अलग अलग आचरण होता है। सामाजिक सुरक्षा उसमें शामिल है, सामाजिक सुरक्षा शामिल है, निर्वाह है, आदि की जो क्रियाएं हैं इसमें शामिल होती। किसमें? मानवीय क्रियाकलाप में। समाज लोगों का समाज लोगों का ऐसा समूह होता है जो अपने अंदर के लोगों के मुकाबले अन्य समूहों से काफ़ी कम मेलजोल रखता है। मतलब यह है कि एक समाज है वो अपने लोगों के साथ अच्छा रहेगा या उनसे मेलजोल बनाए रखेगा। ठीक है, लेकिन बाहर का जो समूह है उससे मेलजोल उसका कम होता है। किसी समाज में आने वाले व्यक्ति एक दूसरे के प्रति परस्पर स्नेह और सहृदयता का भाव रखते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि एक समाज होता है तो उसमें जो भी व्यक्ति आएंगे एक दूसरे से स्नेह मतलब प्यार से रहेंगे, विनम्रता से रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मेलजोल कब बढ़ेगा? जब इस तरीके के हमारा आचरण होगा। दुनिया के सभी समाज अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए अलग अलग रस्मों रिवाज का पालन करते हैं। ठीक है, तो सभी समाज अपनी अपनी अलग पहचान बनाकर रखना चाहते हैं। हम लोग देखते हैं आजकल हर समाज का एक वो होता है, संगठन होता है, फलाना समाज, ढिकना समाज, है ना। तो वैसे ही वो अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। उसका एक अध्यक्ष होगा, उसका एक कोषाध्यक्ष होगा। इस तरीके से उन लोग अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए उनके क्रियाकलाप होते हैं, उनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनका मेलजोल होता है, उनके संगठन होते हैं, उनके उनके सामूहिक विवाह होते हैं। ठीक है, और हर समाज का अलग अलग रस्म रिवाज भी होते हैं। एक एक विवाह जैसे हम इस्लाम में देखते हैं तो उसमें निकाह होता है, जबकि हिंदुओं में विवाह होता है ना। और जो ईसाई है उनमें चारोत्य में जाके विवाह होता है। तो इनके रस्म रिवाज अलग अलग तरीके के हैं। ठीक है, तो व्यक्ति का जो व्यवहार है कुछ निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति के प्रयास की अभिव्यक्ति है ना। व्यक्ति का व्यवहार क्या है? कुछ निश्चित लक्ष्य की पूर्ति के लिए के प्रयास की अभिव्यक्ति है। मतलब जो भी व्यवहार करेगा व्यक्ति वो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करेगा, है ना। तो वो जो उसका व्यवहार वो उसकी अभिव्यक्ति है कि मुझे ये पाना है। जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो ये हमारे लक्ष्य इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ाई क्या हो गया? हमारा व्यवहार हो गया। कुछ नैसर्गिक और अर्जित आवश्यकताएं होती हैं। जो व्यक्ति है उसकी आवश्यकताएं कैसी है? नेचुरल भी होती है और कुछ अर्जित होती है ना। तो उसके लिए जैसे काम है, क्षुधा है, सुरक्षा है, इसके लिए उसे अन्य लोगों की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकता की पूर्ति के लिए अब व्यक्ति समाज में रहता है। यदि वो नहीं होगा तो उसमें कुंठा होगी, उसमें मानसिक तनाव होगा, है ना। हम लोग देखते हैं कुछ लोग जो अकेलेपन के डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं तो वो बहुत सी जो खुद के खुद को आघात पहुंचा देते हैं, है ना, कुंठा या मानसिक तनाव में आकर। वह इनकी पूर्ति स्वयं के करने में सक्षम नहीं होता। कौन कौन सी? काम, क्षुधा, सुरक्षा, है ना। तो इन आवश्यकता की सम्यक संतुष्टि के लिए अपने दीर्घ विकास क्रम में मनुष्य ने एक समष्टिगत व्यवस्था को विकसित किया। मतलब ये जो उसकी आवश्यकताएं हैं कौन कौन सी? नैसर्गिक और अर्जित। ठीक है, तो ये आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने क्या किया? एक व्यवस्था को विकसित किया जिसको हम लोग समाज कहते हैं। ठीक है, तो यह व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन है जिसमें वे निश्चित संबंध और विशिष्ट व्यवहार द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। एक निश्चित संबंध होता है, जैसे पति पत्नी का, माता पिता का, काका
भतीजे का, मामा भांजे का, है ना, दादा पोते का, दादी पोते का, नाना नाना नानी होते हैं सबके, ठीक है। उस तरीके से उनके क्या है, एक निश्चित संबंध फिर उनमें विशिष्ट व्यवहार भी होता है ना। पति पत्नी का जो संबंध है उनका व्यवहार अलग होगा, लेकिन वहीं पिता और पुत्र का व्यवहार अलग होगा, पिता पुत्री का व्यवहार अलग होगा, माँ और बेटे का व्यवहार अलग होगा, और माँ पुत्री का व्यवहार अलग होगा, और वही जो पत्नी है वो अपनी सास से अलग व्यवहार करेगी। तो विशिष्ट व्यवहार होता है उनका, ठीक है, एक व्यवहार से बंधे होते हैं। व्यक्तियों की यह संगठित व्यवस्था, जो यह व्यक्तियों की यह संगठित व्यवस्था विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न मापदंडों को विकसित करती है, जिसके अनुसार कुछ व्यवहार अनमान्य होते हैं, अनुमान्य होते हैं, और कुछ निषिद्ध होते हैं। मतलब क्या है कि कुछ कुछ जो हैं व्यवहार हमारे जो समाज है उसको मान्यता देता है और कुछ को रोक लगाता है ना। जैसे हम किसी काम को कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, उसको समाज मान्यता दे देगा, लेकिन हम चोरी करने जाएगा तो उसको मान्यता नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इससे समाज की बदनामी होगी, है ना। तो उसके नियम किसके? समाज के। समाज ने क्या मानदंड विकसित किए हैं, ठीक है, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है ना। इस तरीके से उन्होंने कुछ कुछ चीज़ों को कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के लिए नियम बना रखे हैं। समाज में विभिन्न कर्ताओं का समावेश होता है, जिनमें अंतःक्रिया होती है ना। व्यक्ति होते हैं बहुत सारे, है ना, और उनमें आपस में अंतःक्रिया होती है। इस अंतःक्रिया का भौतिक और पर्यावरणात्मक आधार होता है। प्रत्येक कर्ता अधिकतम संतुष्टि की ओर उन्मुख होता है। हर व्यक्ति संतुष्ट होना चाहता है ना। यदि वो संतुष्ट नहीं होगा तो क्या होगा? कुंठा से ग्रसित होगा, मानसिक तनाव आएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो हर व्यक्ति खुशी चाहता है ना। तो कैसे मिलेगी? व्यक्तियों से मिलके, यदि कोई समस्या है तो लोग उसका हल निकाल के देंगे। यदि अकेला व्यक्ति समस्या का हल नहीं निकाल पाता है, वो किसी न किसी से सलाह लेता है, तो समाज के व्यक्ति से ही सलाह ली जाती है। सार्वभौमिक आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, ठीक है। समाज का अस्तित्व कब रहेगा? जब सार्वभौमिक आवश्यकताएं की पूर्ति होगी, अन्यथा वो किसी काम का नहीं है। तादात्म्य जनित आवश्यकताएं संरचनात्मक तत्वों के सह अस्तित्व के क्षेत्र का नियमन करती है, ठीक है। और क्रिया के उन्मेष की प्रणाली तथा स्थितिजन्य क्रिया के उन्मेष की प्रणाली और स्थितिजन्य तत्व जिनकी ओर क्रिया उन्मुख होती समाज की संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक है। कोई भी काम करेंगे, किसी की ओर जाएंगे, कोई भी क्रिया हम करेंगे, है ना, स्थिति उसको मंजूरी देती होगी और उस क्रिया की ओर हम जाएंगे तो समाज की संरचना का निर्माण होगा। सह अस्तित्व मतलब विभिन्न विचारधाराओं के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाता है। मतलब उसको शांति से किसी चीज़ को स्वीकारना है, ठीक है। सह अस्तित्व का क्षेत्र विकसित कब होगा? हम समाज में लोग इकट्ठा कब होंगे? जब हम लोग आपस में मिलेंगे, एक दूसरों की विचारधाराओं का सम्मान करेंगे, ठीक है। तो समाज की संरचना का निर्धारण करेंगे। संयोजक तत्व अंतःक्रिया की प्रक्रिया को संतुलित करते हैं। मतलब जो संयोजक तत्व, जो जोड़ने वाले तत्व हैं, वो क्या करते हैं? अंतःक्रिया की प्रक्रिया को संतुलित करते हैं। जोड़ने वाली बात मतलब हम एक दूसरे की अच्छाइयों पर ध्यान देंगे, एक दूसरे की अच्छे काम में साथ देंगे, तो क्या होगा? व्यक्ति उससे जुड़ता है। और वियोजक तत्व सामाजिक संतुलन में व्यवधान उत्पन्न करेगा, ठीक है। जो सामाजिक संतुलन, यदि वियोजक तत्व है, चोरी चकारी, हत्या, लूट, डकैती, सांप्रदायिक दंगे वगैरह वगैरह होंगे, तो उससे क्या होगा? ये वियोजक तत्व हैं, तो उससे सामाजिक संतुलन में
व्यवधान उत्पन्न होगा। तो वियोजक तत्वों के नियंत्रण हेतु संस्थाकरण द्वारा कर्ताओं के संबंधों और क्रियाओं का समायोजन होता है। मतलब जो वियोजक तत्व है उनको रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए संस्थाएं बनाई जाती हैं, और वो संस्थाएं उनका कर्ताओं के जो व्यक्ति हैं उनके संबंधों के, उनकी क्रियाओं का समायोजन करता है। इससे पारस्परिक सहयोग की वृद्धि होती है और अंतर विरोध जो होते हैं उसका शमन होता है। मतलब यदि जो चीज जिससे व्यक्ति टूट रहा है, जिससे दूर जा रहा है, समाज से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, या समाज से वो जुड़ नहीं पा रहा है, ये वो तत्व यदि हटा दिए जाएंगे तो क्या होगा, विरोध खत्म हो जाएगा, पारस्परिक सहयोग आ जाएगा। यदि कोई व्यक्ति समस्या में है, उसकी समस्या का हल कर देंगे तो व्यक्ति जुड़ जाएगा। जैसा आजकल हम देखते हैं कि कोई जो छोटे छोटे नेता होते हैं, जो शुरू में नेतागिरी स्टार्ट करते हैं, वो छोटे छोटे काम लेकर कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का यदि कोई किसी समस्या में उसका हल कराने के लिए कभी तहसील कार्यालय, किसी थाने में चले जाता है, उसके साथ चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका वो सहयोग करता है तो लोग उससे जुड़ते हैं। ऐसे ही वो 1 से 10, 10 से 20 से लेके बड़ी संख्या में अपने अनुयायी तैयार कर लेता है। ठीक है। और ऐसे भी क्या होगा कि उसके खिलाफ यदि कोई उसके विचारधारा से कुछ लोग यदि सहमत भी नहीं होंगे तो वो लोग उससे जुड़ते चले जाएंगे। तो अंतर विरोध जो होंगे, उसके खिलाफ जो विरोध रहा होगा, मन में कोई भी विचार रहा होगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो सामाजिक प्रणाली में व्यक्ति को कार्य, पद, दंड, पुरस्कार, योग्यता और गुणों संबंधित सामान्य नियमों और स्वीकृत मानदंडों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। जो व्यक्ति को कार्य और पद कैसे देंगे, अच्छा काम करेगा उसको पुरस्कार, जो खराब काम करेगा उसको सजा, और उसकी योग्यता के अनुसार हम लोग देखते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं उसमें हर किसी को प्रवक्ता नहीं बनाते। प्रवक्ता किसको बनाते हैं, जिसको बोलना आता है, जो किसी भी सवाल या सवाल का तत्काल जवाब राजनीतिक जो उनकी विचारधारा के अनुरूप दे सके, है ना। उल्टा सीधा दे देगा तो जो राजनीतिक दल है वो तो बर्बाद हो जाएंगे, उनकी बदनामी हो जाएगी। यदि वो सच्चाई बयां कर देंगे तो भी उनकी दिक्कत हो जाएगी। तो यदि वो सच्चाई को भी नकारते हैं तो तरीके से नकारते हैं, तो उनमें वो योग्यता होगी, उनमें वो गुण होगा, तो उनको पद देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो संबंधित सामान्य नियमों और स्वीकृत मानदंडों के अनुसार के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। इन अवधारणाओं की विसंगति की स्थिति में व्यक्ति समाज की मान्यता और विधाओं के अनुसार अपना व्यवस्थापन नहीं कर पाता और सामाजिक व्यवहार विफल हो जाता है। यदि ये अवधारणा है ना, इन अवधारणाओं की विसंगति की स्थिति में यदि मतलब कुछ ऐसे नियम बना दिए जाए जिसको वो स्वीकार नहीं कर पा रहा, है ना, समाज की मान्यता और विधाओं के अनुसार अपना व्यवस्थापन नहीं कर पाता, नियम है कि ऐसा ईमानदारी से चलना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, नशा नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको यदि व्यक्ति उसके साथ तादात्म्य में या उसके साथ उसको आत्मसात नहीं कर पाता है तो उसका सामाजिक व्यवहार कैसा हो जाता है, विफल हो जाता है। कई लोग देखते हैं ये असामाजिक तत्व कहते हैं, है ना, किसी व्यक्ति को असामाजिक तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो समाज के साथ जो नियम है, कानून है, मानदंड है, उनको पूरा नहीं कर पा रहा, उससे उस व्यवस्थापन से वो जुड़ नहीं पा रहा। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर उसके लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो पाती। कारण यह है कि उसे समाज के अन्य सदस्यों का सहयोग नहीं प्राप्त होता। भाई कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का सहयोग चोरी में तो नहीं करेगा, किसी का हत्या में तो नहीं करेगा, लूटने में तो नहीं करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति उस आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होता, तो उसको सहयोग नहीं मिलेगा। सहयोग कहाँ मिलेगा? जिस काम में अच्छाई हो। तो सामाजिक दंड के भय से सामान्य व्यक्ति समाज में प्रचलित मान्यता परंपराओं की उपेक्षा नहीं कर पाता। तो हर व्यक्ति, हम लोग देखते हैं कि 100 में से 1-2 व्यक्ति ही अपराधी प्रवृत्ति का होता, बाकी सब लोग सामाजिक नियमों के अनुसार चलते हैं। वह उनसे समायोजन का हर संभव प्रयास करता है। क्यों? व्यक्ति समाज से डरता है, समाज में रहना है उसको, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो समाज व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है, इसलिए उसका कोई मूर्त स्वरूप नहीं होता, है ना। संबंधों की व्यवस्था है, इसलिए मूर्त स्वरूप नहीं होता। मूर्त मतलब जो दिखाई दे, जिसको छू सके, जो भौतिक हो, हार्डवेयर टाइप की चीज़ है ना, वो मूर्त होती है। ये तो अमूर्त है, संबंध अमूर्त होते हैं, है ना। ऐसा पिता और पत्नी, पति पत्नी का संबंध है तो अमूर्त है, संबंध अमूर्त है। ठीक है, दिखते जरूर दोनों एक दूसरे को। इसकी अवधारणा अनुभूति मूलक है, मतलब महसूस की जा सकती है। ठीक है, पर इसके सदस्यों में एक दूसरे की सत्ता और अस्तित्व की प्रतीति होती है ना। मतलब
इसके जो सदस्य हैं एक दूसरे की सत्ता और अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, ठीक है ना, उसकी जानकारी होती है कि किसके पास सत्ता है, किसका अस्तित्व है। मान और ज्ञान और प्रतीति के अभाव में सामाजिक संबंधों का विकास संभव नहीं है। ज्ञान और जानकारी के अभाव में, है ना, सामाजिक संबंधों का विकास संभव नहीं है, ठीक है। सत्ता और अस्तित्व का ज्ञान होना जरूरी है। किन में? सदस्यों में, ठीक है। पारस्परिक सहयोग का संबंध का आधार संज्ञान स्वार्थ होता है, समान स्वार्थ होता है, समान स्वार्थ होता है ना। पारस्परिक सहयोग का एवं संबंध का आधार क्या होता है? समान स्वार्थ। एक जैसा यदि हमारा स्वार्थ होगा, हम लोगों को कहीं घूमने जाना है और सभी की सहमति होगी तो वो जाएंगे, है ना, और सहयोग भी करेंगे, उस चीज़ से रिलेशन भी बनेंगे, है ना। एक टूर निकाल लिया कि हमको कहीं जाना है, और यदि कोई व्यक्ति की इच्छा नहीं है तो वो नहीं जाएगा उसके साथ, उनके साथ नहीं जुड़ेगा, है ना। तो स्वार्थ समान होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, परिस्थिति है, भूमिका है, समुदाय है, समूह है, इन लोगों को पढ़े, इन विषयों को, इन अवधारणाओं को पढ़ेंगे तो ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी, है ना। तो समान स्वार्थ की सिद्धि समान आचरण से ही संभव है। भाई एक स्वार्थ हो, एक काम को यदि हमको करना है तो उस काम के लिए समान आचरण की जरूरत होगी। तो इस प्रकार सामूहिक आचरण समाज द्वारा निर्धारित और निर्देशित होता है। वर्तमान सामाजिक मान्यताओं की समान लक्ष्यों से संगति के संबंध में सहमति अनिवार्य होती है, ठीक है। मतलब कोई भी काम लक्ष्य है, निर्धारित किया है, जो समाज को की जो छवि है उसको सही रखे या समाज को आगे बढ़ाए या उसका विकास करे, तो ऐसे काम में सहमति अनिवार्य है। किसकी? समाज की, ठीक है। यह सहमति पारस्परिक विमर्श और सामाजिक प्रतीकों के आत्मीकरण पर आधारित होती है ना। सहमति काहे पे देंगे, कौन देगा, क्यों देगा? तो पारस्परिक विमर्श मतलब आपस में चर्चा करेंगे कि भैया ये ऐसा ऐसा कुछ करने वाले हैं, है ना, और ये सामाजिक जो प्रतीक हैं, है ना, उस पर आधारित है। पारस्परिक विमर्श और सामाजिक प्रतीकों के आत्मीकरण पर आधारित है क्या? सहमति, ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य को यह विश्वास रहता है कि वह जिन सामाजिक विधाओं को उचित मानता है और उनका पालन करता है, उनका पालन दूसरे भी करते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक सदस्य को यह विश्वास रहता है कि वह जिन सामाजिक विधाओं को उचित मानता है, मतलब जिसको वो सही मानता है ना, जिसका वो पालन करता है, दूसरे भी उसका पालन करते हैं। इस प्रकार की सहमति, विश्वास और तद अनुरूप आचरण सामाजिक व्यवस्था को स्थिर रखते हैं, ठीक है। यदि कुछ लोग नहीं मानेंगे तो फिर व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। जो मैं करूँगा, जो मैं अच्छा कर रहा हूँ, दूसरे को भी करना चाहिए, है ना। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, मम्मा इनने तो ये, भैया ने तो ये नहीं किया, भैया ने तो वो नहीं किया, मैं क्यों करूँ? भैया तो पढ़ने नहीं जाता। बच्चा छोटा बड़ा है तो बड़ा बच्चा यदि कॉलेज में और छोटा बच्चा स्कूल में है, बच्चे बड़ा वाला कॉलेज नहीं जा रहा तो छोटा वाला बोल देगा पापा मम्मी इसको भेजो, यदि ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो इसी तरीके के कुछ विधाएँ हैं, उसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि भाई जो मैं करूँ ये दूसरे को भी करना चाहिए, है ना। इस प्रकार की जो सहमति, विश्वास है, तद अनुरूप आचरण सामाजिक व्यवस्था को स्थिर रखते हैं। व्यक्तियों द्वारा सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्थापित विभिन्न संस्थाएं इस प्रकार कार्य करती है, जिसमें एक समर्थन इकाई के रूप में समाज का संगठन अप्रभावित रहता। असहमति की स्थिति अंतर्वैयक्तिक और अंतः संस्थात्मक संघर्षों को जन्म देती है। असहमति होगी तो क्या होगा? अंतः व्यक्तित्व और अंतः संस्थात्मक जो है संघर्ष है, वो उसको उनमें विवाद हो जाएगा, उसमें संघर्ष हो जाएगा, जो समाज के विघटन का कारण बनेगी, है ना। यह असहमति उस स्थिति में पैदा होती है जब व्यक्ति सामूहिकता के साथ आत्मीकरण में असफल रहता है। हम लोग देखते हैं कई समाज होते हैं जो जाति बंधनों में, या जैसे हम खाप पंचायत की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अंतर जाति विवाह को मान्यता वो लोग नहीं देते हैं। यदि विवाह कर लेते हैं और युवक युवती विवाह कर लेंगे, या तो उसको समाज से बाहर कर देंगे या विरोध होगा, है ना। तो ये क्या होगा? इससे समाज, मतलब समाज को बना के भी रखना है उनको कि भाई एक अलग पहचान है कि हमारे समाज है, इस समाज से बाहर जाएंगे तो जो हम लोग बहुत सारी चीज़ पढ़ते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे कि जो विवाह भी होते तो क्यों होते हैं,
तो रक्त संबंधों को रक्त संबंध है या जो रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए भी समाज का अस्तित्व बना रहे, इस तरीके से जो विघटन नहीं हो, उनकी मान्यताएं हैं उनमें असहमति पैदा हो जाती है ना। तो ऐसी चीज़ों को वो रोकने के लिए जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, मानदंड बनाते हैं, नियम बनाते हैं, रीति रिवाज बनाते हैं। ठीक है। आत्मीकरण और नियमों का स्वीकार करने में विफलता कुल गति, अधिकारों और सीमित सदस्यों के प्रभुत्व के प्रति मूलभूत अभिवृत्तियों से संबंध की जा सकती है। इसके अतिरिक्त ध्येय निश्चित हो जाने के पश्चात अवसर इस विफलता का कारण बनता है। ठीक है। ये तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसको हम परिभाषा के माध्यम से समझें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। देखो उसमें एक चीज़ कही है कि जो सामाजिक संगठन का स्वरूप कभी शाश्वत नहीं रहता, समाज व्यक्तियों का समुच्चय है, मतलब इकट्ठा होते हैं, समुच्चय वही है ना। यह विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न समूहों में विभक्त हैं। मानव मन और समूह मन की गतिशीलता उसे निरंतर प्रभावित करती रहती है, परिणाम स्वरूप समाज परिवर्तनशील होता है। उसकी यह गतिशीलता ही उसके विकास का मूल है। मतलब जो समाज है, हम कहते हैं, कई लोग अभी आजकल जो बच्चे हैं वो पुराने लोगों को कहते हैं कि साहब आज दुनिया बदल गई है, आज का युग अलग है ना, क्योंकि परिवर्तनशील होते जा रहे हैं। अब जो अंतर्जातीय विवाह भी आसानी से हो जाते हैं, है ना। पहले जो लड़का होता था या पुत्र होता था, उसके लिए जो पुत्र वधू होती थी वो घर वाले ही ढूंढ के लाते थे, लड़का देखने भी नहीं जाता था कई बार, और सीधा उनको शादी के बाद ही पता लगता है कि ये मेरी पत्नी है। जैसा लापता लेडीज़ देखी होगी जिसमें घूंघट वाला सिस्टम था, तो उस चक्कर में पत्नियां भी बदल जाती हैं, है ना। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं उसको परिवर्तनशील बना दिया है। आजकल जो शादी ब्याह देखते हैं हम लोग, जो इवेंट टाइप का हो गया है ना, इसमें पहले घूंघट निकाल के विवाह होते थे, वो हम समाप्त हो गया है ना। तो ये समाज में परिवर्तन धीरे धीरे आते जा रहा है ना, आधुनिकता के साथ। तो ये क्या है, गतिशीलता है इसमें, हर चीज़ धीरे 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 जाके बदलती रहती है, ये थम के नहीं रहती है। थमने वाला एक जैसा जो हमारे जो नियम कानून से बंधे रहेंगे तो वो क्या होगा, रूढ़िवादिता कहलाएगी, है ना। तो वैसा अब समाज नहीं रहा। ठीक है। तो उसमें समाज में परिवर्तनशीलता भी रहती है, परिवर्तन कब होगा, जब गतिशीलता उसमें विद्यमान होगी। ठीक है। सामाजिक विकास परिवर्तन की एक चिरंतन प्रक्रिया है जो सदस्यों की आकांक्षाओं, पुनर्निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में उन्मुख रहती है। संक्रमण की निरंतरता में सदस्यों का उपक्रम और उसकी सहमति, नूतनता में अनुकूलता की प्रवृत्ति क्रियाशील रहती है। समाज में अन्य क्रियाकलाप ही समाज को बांध के रखती है। अब हम पहले परिभाषा समझेंगे। ठीक है। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। ग्रीन, है ना, हरा ने समाज की अवधारणाओं की जो व्याख्या की है उसके अनुसार समाज एक बहुत बड़ा समूह है। कितना बड़ा समूह है, बहुत बड़ा, जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य हो सकता। मतलब जो समाज है उसमें कोई भी व्यक्ति सदस्य हो सकता है। समाज जो है जनसंख्या, मतलब समाज एक से अधिक लोगों का समुदाय, और समुदाय का समूह मतलब समुदाय से मिलकर जो बना है समूह, उससे समाज बनता है। उसमें संगठन होता है। संगठन मतलब उनमें जुड़ा होगा तो समाज बनेगा। समय, स्थान और स्वार्थों से बना है। जैसे हमने कहा था समान स्वार्थ होगा तो ही समान प्रक्रियाएं, आचरण भी होंगे। तो हम समाज जो ग्रीन है उसकी हम परिभाषाओं को समझेंगे तो उन्होंने कुछ शब्द कहे हैं, तो उसमें हमको देखना होगा कि क्या खास है। तो इसमें समाज जनसंख्या, संगठन, समय, स्थल और स्वार्थों से बना होता है। ये कौन कहता है, ग्रीन कहता है। फिर एडम स्मिथ है, उन्होंने मनुष्य ने पारस्परिक लाभ के निमित्त जो कृत्रिम उपाय किया है वह समाज है। क्योंकि समाज जो है, यदि हम कहें कि ईश्वर ने तो बनाया नहीं, मनुष्य ने बनाया है, तो ये क्या है, कृत्रिम है, प्राकृतिक थोड़ी है ना। किसके लिए, पारस्परिक लाभ के लिए। किसने कहा, एडम स्मिथ ने। तो एडम स्मिथ की जो शब्द है उसमें कृत्रिम उपाय
को याद कर लेंगे तो आपका टिक सही लगेगा। फिर जो जेम्स कहते हैं, डॉक्टर जेम्स, मनुष्य के शांतिपूर्ण संबंधों की अवस्था का नाम समाज है ना। शांतिपूर्ण संबंध कैसे? जिनमें मेलजोल कब होगा? जब एक दूसरे से शांति से बात करेंगे, तो शांतिपूर्ण संबंध होंगे तो ही समाज बनेगा, है ना। अशांति हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? असामाजिक तत्वों ने अशांति फैला दी, है ना। जेम्स की परिभाषा को इस तरीके से समझ सकते हो। तो शांतिपूर्ण संबंध होगा तो ही समाज कहलाएगा, है ना। तो शांतिपूर्ण संबंधों की अवस्था समाज है। कौन कह रहा? जेम्स। फिर गिडिंग्स कहते हैं, प्रोफेसर, समाज स्वयं एक संघ है, यह एक संगठन है, व्यवहारों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, व्यवहारों का योग है, संगठन है, संघ है, और सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित है। सहयोग कब होगा? किसी व्यक्ति से मांगेंगे तब तो सही होगा। तो एक व्यक्ति दूसरे के सहयोग करेगा तो ये एक दूसरे के सहयोग से जो संबंध बनेंगे वही तो है संगठन। तब हो व्यवहार भी, तभी आप आपस में वो होंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, है ना। व्यवहार का योग है, कौन कहता है? गिडिंग्स। उसके शब्दों में क्या क्या खास है? एक संघ, एक संगठन और व्यवहार हो गया। इतना याद कर लोगे ठीक सही होगा। मैकाइवर कहते हैं समाज का अर्थ मानव द्वारा स्थापित ऐसे संबंधों से है जिन्हें स्थापित करने के लिए उसे विवश होना पड़ता है। समाज का अर्थ क्या कहा उसने? मानव द्वारा स्थापित ऐसे संबंध है। किसने बनाया? हमने, जैसे एडम स्मिथ ने, कृत्रिम है। किसने बनाया? ईश्वर ने नहीं बनाया या प्रकृति ने नहीं बनाया। किसने बनाया? मानव ने बनाया। मानव ने संबंध बनाए, ऐसे स्थापित संबंध, स्थापित ऐसे संबंधों से है जिन्हें स्थापित करने के लिए उसे विवश होना पड़ता है। किसको? मानव द्वारा स्थापित ऐसे संबंधों से है जिन्हें स्थापित करने के लिए उसे विवश होना पड़ता है ना। ठीक है। मैकाइवर के अनुसार समाज के कुछ मूल तत्व निम्नांकित है, या ऐसे कौन कौन से तत्व इसमें समाज, तब वो समाज कहलाएगा। इसमें रीतियाँ हैं, हमने कहा रीतियाँ हैं, विवाह होता है ना, संस्कार हैं, है ना, 16 संस्कार हैं। और फिर अधिकार है, अधिकार मतलब जैसे मुखिया है और उसका परिवार है, पति पत्नी है, पिता है, दादा है, दादी है ना। तो उनके अलग अलग अधिकार हैं सबके। फिर स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को अपने अपने कार्य करने की स्वतंत्रता है। ठीक है। फिर कार्य प्रणाली, तो कार्य प्रणाली हमने समझी थी। ठीक है। पारस्परिक सहयोग होगा, एक दूसरे से सहयोग करेंगे तभी संभव है क्या? समाज। समूह और उपसमूह है। फिर मानव व्यवहार पर नियंत्रण है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है ना, नहीं करना है उसे। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं एक समाज एक उद्देश्यपूर्ण समूह होता है। कैसा? उद्देश्य जिसमें निहित हो वो समूह होता है, जो किसी एक क्षेत्र में बनता है। उसके सदस्य एकत्व और अपनत्व में बंधे होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें एकता होती है और अपनापन होता है, तब वो समाज होता है। तो मैकाइवर ने तत्व बताया उसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैकाइवर ने समाज के लिए कौन कौन से तत्व बताए हैं। तो रीतियां हैं, अधिकार है, स्वतंत्रता है, कार्य प्रणाली, पारस्परिक सहयोग है, समूह और उपसमूह है, मानव व्यवहार पर नियंत्रण है। ठीक है। फिर समाज की विशेषताएं क्या क्या है, अब इसको समझ लें। समाज की कतिपय विशेषताएं निम्नलिखित है जिन्हें सामान्यतः सभी समाजशास्त्री स्वीकार करते हैं। मतलब सभी जो समाजशास्त्री है वो मानते हैं कि समाज क्या है। समाज एक से अधिक सदस्य होते समाज में, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। मतलब एक से अधिक सदस्य होंगे तो ही क्या कहलाएंगे? समाज कहलाएगा। जैसे हमने अभी एक परिभाषा देखी थी जिसमें कहा था कि ग्रीन ने कहा था कि समाज में जनसंख्या होती है, फिर बृहद संस्कृति होती है, ठीक है, फिर क्षेत्रीयता होती है। ठीक है, क्षेत्र विशेष में ये काम करते, सामाजिक संबंधों का दायरा होता है। ठीक है,
सामाजिक संबंधों का भी दायरा बना रखा है, सीमाएं हैं, कौन सा व्यक्ति किससे किस तरीके से बात करेगा, उसके व्यवहार निर्धारित है। फिर श्रम विभाजन है, कौन कमा के लाएगा, कौन घर में काम करेगा, कौन बच्चों को पढ़ाएगा, मतलब एक सिस्टम बना हुआ है कि श्रम विभाजन भी उस समाज में है। ठीक है। फिर आपसी सहयोग है, आपसी सहयोग के बगैर समाज संभव नहीं है। फिर सामूहिक कार्य है। ठीक है, कार्य कौन से सामूहिक है, जिससे समाज का अस्तित्व बना रहता है, अन्यथा किसी काम का नहीं। और समाज के रूप भी हैं, विभिन्न रूप हैं, इनको हम देखते हैं क्या क्या रूप हैं इनके, है ना, प्रकार है। पूर्वी समाज है, पश्चिमी समाज है। तो पूर्वी समाज किसको कहेंगे? जो पूर्व में रहते हैं। वो पश्चिमी समाज कौन सा है? जो पश्चिम में है। तो ग्रीनविच देखा है आप लोगों ने, सुना होगा, 0 डिग्री से पूर्व की ओर रहने वाला समाज पूर्वी समाज कहलाएगा, उसके पीछे वाला पश्चिमी देश कहलाते हैं। फिर पूर्व औद्योगिक समाज, जिसमें शिकारी समाज, शिकारी मतलब जो शिकार करके अपना जीवन यापन करता था, पशुपालक समाज। ठीक है, तो जैसे टोडा है और भी जो जनजातियां हैं, तो वो पशुपालक समाज होती हैं, है ना, जो पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते हैं। उद्यान समाज है। फिर कृषि समाज है। सामंतवादी समाज, जो जमींदार वगैरह होते थे, वैसा समाज है। औद्योगिक समाज है। ठीक है। फिर उत्तर औद्योगिक समाज है। फिर सूचना समाज है, ज्ञान समाज है। कुछ शैक्षणिक व्यावसायिक वैज्ञानिक संघ अपने आप को समाज कहते हैं। ठीक है, जैसे अमेरिकी गणितीय समाज, रॉयल सोसाइटी। कुछ देशों में कभी कभी व्यापारिक इकाइयों को भी समाज कहा जाता है, जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे यहाँ भी होती है ना। ठीक है, तो चूंकि आज हम समाज का अर्थ समझने जाना, अब हम लोग समाजशास्त्र का अर्थ समझेंगे अगले लेसन में। ठीक है, यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो आप ज़रूर बताइएगा, और उसमें यदि कुछ संशोधन करने की वाली बात है तो वो भी सजेस्ट कीजिएगा।